हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के थर्ड पेपर लिंग एवं विकास के 1 से लेकर 10 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। थर्ड पेपर में आपके 19 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और देखने में बोरिंग सा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय बताइए। इसमें जल संख्या को किस तरह से नियंत्रण किया जाता है उसके उपाय बताने हैं। इसके आंसर को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के बावजूद भारत की बढ़ती जनसंख्या एक सच्चाई है जो वर्ष 2030 तक चीन से भी अधिक हो जाएगी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि विभिन्न नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं। इन परिणामों को रोकने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या को नियंत्रित करके वृद्धि दर को स्थिर किया जाए। निम्नलिखित उपायों से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर को रोका जा सकता है। निम्न उपाय करके हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला उपाय है, आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा आता है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल करना। तीसरा आता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने की दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। चौथा आता है, भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है तथा ऐसे परिवार भी हैं जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे परिवारों को बच्चे गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। साथ ही अन्य परिवारों को भी बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से न सिर्फ अनाथ बच्चों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। पांचवा है, भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र पत्रिका को आवश्यक माना जाता है तथा पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। यदि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाता है तो पुत्र की चाहत में अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। छठवां आता है, भारतीय समाज में किसी भी दंपति के लिए संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है तथा इसके बिना दंपति को हेय दृष्टि से देखा जाता है। यदि इस सोच में बदलाव किया जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने में सहायक होगी। सातवां आता है, सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धावस्था में सहारे के रूप में बच्चों का होना आवश्यक माना जाता है, किंतु मौजूदा समय में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के कारण इन विचार में बदलाव आया है। यह कारक भी जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी हो सकते हैं। आठवां आपसे कहता है, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि उच्च जीवन स्तर वाले लोग छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, कन्या भ्रूण हत्या क्या है? कन्या भ्रूण हत्या के कारण बताइए। इसके आंसर को भी देख लेते हैं। कन्या भ्रूण के गर्भपात को कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या कन्या भ्रूण का गर्भपात है। माता पिता जो बालिका नहीं चाहते हैं वे अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके बच्चे के लिंग का पता लगा सकते हैं, जबकि भ्रूण अभी भी गर्भ में है और बाद में बच्चे के जन्म से पहले उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। जब बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है इसे ही कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण देखते हैं कि इसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या किए जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या का चलन काफी समय से चला आ रहा है, खास तौर पर उन परिवारों में जो केवल लड़के को प्राथमिकता देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के कई धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण होते हैं, इसीलिए अब समय काफी बदल गया है, लेकिन कुछ परिवारों में कई कारण और मान्यताएं अभी भी जारी हैं। कन्या भ्रूण हत्या के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला आता है, आम तौर पर माता पिता लड़की पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें बेटी की शादी में दहेज के रूप में बड़ी रकम देनी होती है। दूसरा आता है, एक धारणा है कि लड़कियां हमेशा उपभोक्ता होती हैं और लड़के सिर्फ उत्पादक होते हैं। इस प्रकार माता पिता समझते हैं कि बेटा जीवन भर
से कमाएगा और अपने माता पिता की देखभाल करेगा, जबकि लड़कियां एक दिन शादी कर लेंगी और अपना अलग परिवार बसा लेंगी। तीसरा कारण आता है, ऐसी मान्यता है कि बेटा भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, जबकि लड़कियां को पति के परिवार को आगे बढ़ाना होगा। पांचवा कारण आता है, समाज में माता पिता और दादा दादी के लिए यह प्रतिष्ठा का विषय है कि परिवार में बेटी के अलावा लड़का भी हो। पांचवा आता है, परिवार की नई दुल्हन पर लड़के को जन्म देने का दबाव होता है, इसीलिए उसे लिंग परीक्षण कराने तथा लड़की होने पर गर्भपात कराने के लिए बाध्य किया जाता है। छठवां कारण आता है, समाज में लोगों की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी भी बालिकाओं की अधिकता के प्रमुख कारण हैं। सातवां कारण आता है, विज्ञान और तकनीकी उन्नति तथा उपयोगिताओं ने माता पिता के लिए यह कार्य बहुत आसान बना दिया है। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, मातृ मृत्यु को परिभाषित करते हुए भारत में मातृ मृत्यु के कारण बताइए। गर्भावस्था के दौरान या प्रसव पश्चात 42 दिन के भीतर गर्भावस्था के कारणों से होने वाली 15 से 49 वर्ष की महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु कहते हैं। मातृ मृत्यु को गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर किसी महिला की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो। गर्भावस्था उसके प्रबंध से संबंधित या उससे बड़े किसी भी कारण से, लेकिन आकस्मिक या आकस्मिक कारणों से नहीं। भारत में मातृ मृत्यु का सबसे आम कारण, कई मामलों में गर्भावस्था से संबंधित संक्रामक प्रसवोत्तर रक्तस्राव, प्री एक्लेम्पासिया, असुरक्षित गर्भपात, उच्च रक्तचाप संबंधित विकार और पहले से मौजूद बीमारियां मां के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। हालांकि कभी-कभी कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है और गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान मृत्यु हो सकती है। भारत में मातृ मृत्यु के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मातृ मृत्यु उसे कहा जाता है जब माता का निधन हो जाता है। प्रसव के दौरान जब माता का निधन हो जाता है तो उसी को मातृ मृत्यु कहा जाता है। भारत में मातृ मृत्यु के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला आता है रक्तस्राव। प्रसव के दौरान या प्रसवोत्तर अवधि में अत्यधिक रक्तस्राव मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। यह प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्डालिनल या गर्भाशय अटोनी जैसी जटिलताओं के कारण हो सकता है। दूसरा आता है संक्रमण। भारत जैसे देश में जहां चिकित्सा सेवा दुर्बल है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खराब स्वच्छता, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल और अस्वच्छ प्रसव प्रथाएं प्रत्यक्ष कारण हो सकती है। जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उन्हें संक्रमण होने का अधिक खतरा होता है। गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान संक्रमण फैल सकता है और मातृ मृत्यु दर को जन्म दे सकता है। तीसरा कारण आता है अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। यदि कोई महिला पहले से ही किसी बीमारी जैसे एनीमिया, कुपोषण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या गर्भावस्था के किसी उच्च रक्तचाप संबंधित विकार से पीड़ित है तो गर्भावस्था और प्रसव में अक्सर जोखिम बढ़ जाता है। छठवां आता है अधिक आयु में मातृ गर्भावस्था में जोखिम उम्र के साथ बढ़ सकता है, जबकि 35 वर्ष से अधिक उम्र की कई महिलाओं का गर्भधारण स्वस्थ होता है। प्रसूति विज्ञान में ऐसे गर्भधारण को उन्नत मातृ आयु कहा जाता है। पांचवा आता है कोविड-19। वर्ष 2020 और 2021 में कोविड ने मातृ मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठवां आता है सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। आज भी सांस्कृतिक प्रथाएं, पारंपरिक मान्यताएं और सामाजिक मानदंड मातृ देखभाल को प्रभावित कर सकते हैं। पारिवारिक दबाव और संसाधनों की कमी भी महिलाओं को चिकित्सा सहायता देने से रोक सकती है। गरीबी और शिक्षा तथा जागरूकता की कमी उचित स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में बाधा डाल सकती है और मातृ मृत्यु दर में योगदान दे सकती है। 10 प्रश्न हम लोग को इस वीडियो में पढ़े हैं, जिसमें से चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है घरेलू हिंसा के बारे में बताइए।
इसमें आपको घरेलू हिंसा के बारे में बताना है। महिलाओं के प्रति हिंसा एक बहुआयामी मुद्दा है जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजनिक और लैंगिक पहलू है। एक पहलू से निपटे तो तुरंत ही दूसरा पहलू नजर आने लगता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का एक जटिल और घिनौना स्वरूप है। घरेलू हिंसा की घटनाएं कितनी व्यापक हैं यह तय कर पाना मुश्किल है। यह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छुपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है और कई बार तो इसे नकार दिया जाता है। निजी रिश्तों में घरेलू हिंसा की घटना को स्वीकार करने को अक्सर रिश्तों के चरमराने से जोड़कर देखा जाता है। समाज के स्तर पर घरेलू हिंसा की हकीकत को स्वीकार करने से यह माना जाता है कि विवाह और परिवार जैसे स्थापित सामाजिक ढांचों में महिलाओं की खराब स्थिति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इन सब के बावजूद भी घरेलू हिंसा के जितने केस रिपोर्ट होते हैं वे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर 5 मिनट पर घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है। कानून में घरेलू हिंसा की परिभाषा। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिसमें आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को कोई क्षति पहुंचता है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को कोई क्षति पहुंचता है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। इसके अलावा घरेलू संबंधों या नातेदारी में किसी भी प्रकार का शारीरिक दुरुपयोग जैसे मारपीट करना, थप्पड़ मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि। तीसरा आता है लैंगिक शोषण, जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक संबंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार। मौखिक और भावनात्मक हिंसा जैसे अपमानित करना, गालियां देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना या वृद्ध व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि। आर्थिक हिंसा जैसे आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोजगार न करने देना या उसमें रुकावट डालना, आपकी आय, वेतन इत्यादि आपसे ले लेना, घर से बाहर निकाल देना इत्यादि भी घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा की परिभाषा के दायरे में आने के लिए जरूरी नहीं कि कुछ किया ही जाए। कुछ परिस्थितियों में घरेलू संबंधों में कुछ नहीं करना भी चूक जिससे किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को चोट पहुंची हो, घरेलू हिंसा कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर घर का खर्च न उठाना, बच्चों की परवरिश हेतु धन न देना अधिक शोषण माना जाएगा, आर्थिक शोषण माना जाएगा। 5वां प्रश्न आपसे कह रहा है, बाल विवाह किसे कहते हैं? बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि बाल विवाह किसे कहते हैं, बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको पढ़ के जाइएगा सही से, क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है। किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। कानून के अनुसार निश्चित आयु से पहले किसी भी बच्चे का विवाह यानी नाबालिग उम्र में बच्चे का विवाह कर देना बाल विवाह होता है। कानून के अनुसार 18 वर्ष शादी करने के लिए रखा गया है। अगर उससे पहले शादी कर दिया जाता है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। प्रत्येक देश में बच्चे के बालिग होने की एक आयु निश्चित की गई है। यह हर देश का अलग अलग है। जैसे भारत में 18 है, दूसरे देश में अलग है। उससे पहले विवाह होना बाल विवाह कहलाता है। अगर 18 वर्ष से पहले शादी कर दिया जाएगा तो इसे बाल विवाह कहेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह को रोकने के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं इसको देखना है हम लोग को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान: पहला है, इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर 21 वर्ष से कम आयु का लड़का है और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की है और अगर वो शादी कर लेते हैं तो ये बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। दूसरा आता है, इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना जाता है। तीसरा आता है, साथ ही बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वालों को इस अधिनियम के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है, किंतु किसी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक बालक के विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान है। 6वां प्रश्न आपसे कह रहा है, कन्या भ्रूण हत्या और समाज में उसके प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिए। कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण के गर्भपात को कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या कन्या भ्रूण का गर्भपात है। माता पिता जो बालिका नहीं चाहते हैं वे अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके बच्चे के लिंग का पता लगा सकते हैं, जबकि भ्रूण अभी भी गर्भ में है और बाद में बच्चे के जन्म से पहले उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड करके माता पिता पता कर लेते हैं कि ये लड़की है या लड़का है। जैसे उनको पता चल जाता है कि उनको लड़का चाहिए था और उनके पेट में लड़की है, तो वो बच्चों को मार देते हैं। इसे ही कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के परिणाम: पुरुष से कम महिला अनुपात कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या का भारतीय समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो खुद को कई तरह से पेश करते हैं। जैसे पहला आता है, सेक्स वर्क और शादी के लिए महिलाओं की तस्करी की जा सकती है। दूसरा आता है, हरियाणा में पत्नियां दूसरे राज्यों और यहाँ तक कि नेपाल जैसे देशों से खरीदी जाती हैं। कुछ मामलों में समाज बहुपतित्व की भयानक और गैर कानूनी प्रथा के आगे झुक गया है। तीसरा आता है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि जैसे यौन उत्पीड़न, महिलाओं पर अश्लील बयान देना और छेड़खानी। चौथा आता है, महिलाएं अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो रही हैं। समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता है। जब उनकी संख्या कम होती है, नतीजतन परिवार के सदस्य परिवार की महिला सदस्यों की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित हो जाते हैं और उन पर अधिक प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे जैसे पुरुष सदस्यों की संख्या बढ़ती है, भूमि का विखंडन बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का विखंडन बढ़ता जाता है। छठवां आता है, परिवार में महिला स्थिरता और मूल्य प्रदान करती हैं। जब एक परिवार में एक लड़की होती है तो परिवार के सदस्य समाज में अन्य महिलाओं या लड़कियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कन्या भ्रूण हत्या समाज और परिवार के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ असंगत है। किसी भी देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक वहां की महिलाओं को प्रगति के पर्याप्त अवसर न मिले। जिस देश में महिलाओं का अभाव हो, उसके विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। साथ अक्षर महिलाओं की अपने अधिकारों की रक्षा कर पाने में समक्ष होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण कर इसे समाप्त करने में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। इसीलिए हमें महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। महिला परिवार की धुरी होती है। समाज के विकास के लिए योग्य माताओं, गृहिणियों एवं पत्नियों के रूप में पर्याप्त संख्या में महिलाओं का होना आवश्यक है। यदि महिलाओं की संख्या में कमी होती रही तो सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा और समाज में बलात्कार, व्यभिचार इत्यादि में वृद्धि होने लगेगी। 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है, परिवार में होने वाले लैंगिक भेदभाव के बारे में लिखिए। लैंगिक भेदभाव: समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक उथल-पुथल मौजूद है और लिंग भेदभाव उनमें सबसे आम तत्व है। यह अनुचितता का पक्षपातपूर्ण भावना है जो किसी भी संदर्भ में दूसरे लिंग के विपरीत एक विशेष लिंग द्वारा अनुभव की जाती है। लिंग भेदभाव किसी व्यक्ति को जीवन के चुने हुए रास्ते में आगे बढ़ाने के असमान अवसरों से वंचित
कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता को विश्व स्तर पर चर्चा और सुधार के लिए सबसे प्रासंगिक विषयों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। लिंग असमानता का उन्मूलन निसंदेह विभिन्न पर्यावरणीय सेटिंग्स में वांछित आबादी और सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। सार्वभौमिक सामाजिक संस्था तथा मानव समाज का अपरिहार्य हिस्सा माना जाता है। बार्जेस और लॉक के अनुसार परिवार ऐसे लोगों का एक समूह है जो विवाह रक्त संबंध या रक्त संबंध से जुड़े होते हैं और एक परिवार बनाने के साथ वे अपनी सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए परस्पर संवाद के जरिए साझा संस्कृति का निर्माण करते हैं। यह पहचान की स्थापना भावनाओं, स्नेह, देखभाल और सीखने सिखाने वाला संस्था है। हम अपने माता पिता, भाइयों बहनों से प्यार और देखभाल पाते हैं। एक और परिवार जहां आधुनिक और परंपरागत दोनों ही समाजों में मजबूत सहयोग प्रणाली की तरह काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये शक्ति संबंधों और भेदभाव वाले स्थल भी बन जाते हैं। भेदभाव और परिवार को लंबे समय से एक पितृसत्तात्मक संस्थान के तौर पर वर्णित किया जाता रहा है, जिसमें पुरुष सदस्य विशेषता पिता ही पूरा नियंत्रण रखते हैं। पितृसत्तात्मक शब्द का अर्थ ही पिता के शासन से है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पदानुक्रमित शक्ति संबंधों के जरिए परिवार के पुरुष महिलाओं के उत्पादन, प्रजनन और कामुकता को नियंत्रित करते हैं। परिवार समाजीकरण और व्यवस्था अनुक्रम की आधारभूत इकाई है। यह सदस्यों को उनकी लैंगिक भूमिका, आयु आधारित भूमिका, जातीय भूमिका के बारे में प्रशिक्षित करती है और इसके जरिए अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निर्धारित भूमिकाओं के अनुसार ही कार्य करें। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में परिवार ही बच्चों की शिक्षा, विवाह, रोजगार आदि का निर्धारण करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि परिवार पुरुषत्व और स्त्रीत्व के विचार थोपने के साथ या से स्त्रीत्व संबंधित भूमिकाएं निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए बालिकाओं को स्कर्ट और फ्रॉक पहनने को कहा जाता है। बालकों को पैंट शर्ट, इसी तरह बालिकाओं को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है तो बालकों को खिलौना, बंदूक। पारिवारिक संदर्भ में महिलाओं को अधीनता, पुरुष अधिकारिता की शोषण, घरेलू कार्यों का बोझ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और संपत्ति के अवसरों व अधिकारों की अनुपलब्धता, उत्पीड़न, महिला हिंसा का शिकार बनना पड़ता है। पितृसत्ता व्यवस्था के ये सभी आयाम परिवार को प्रकृति में अधिक भेदभावपूर्ण बनाते हैं। 8वां प्रश्न आता है, दहेज प्रथा का प्रभाव बताइए। दहेज प्रथा का प्रभाव, इसमें दहेज प्रथा के प्रभाव को देखते हैं। पहला आता है लैंगिक भेदभाव। दहेज प्रथा के कारण कई बार यह देखा गया है कि महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा या अन्य सुविधाओं के संदर्भ में दोयम दर्जे की सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरा आता है महिलाओं के करियर को प्रभावित करना। दहेज प्रथा के लिए कार्यबल में महिलाओं की खतरा उपस्थिति और इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय स्वतंत्रता की कमी एक बड़ा कारक है। पहला आता है समाज के गरीब तबके प्रायः दहेज में मदद के लिए अपनी बेटियों को काम पर भेजते हैं ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें। दूसरा आता है मध्य और उच्च वर्ग के परिवार अपनी बेटियों को नियमित रूप से स्कूल तो भेजते हैं लेकिन करियर विकल्पों पर जोर नहीं देते। तीसरा आता है कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं। देश में लड़कियों की एक बेशुमार संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से समझ होने के बावजूद अविवाहित रह जाती है क्योंकि उसके माता पिता विवाह पूर्व दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। चौथा आता है महिलाओं का वस्तुकरण। समकालीन दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा शक्तिशाली संबंध और पैसा बनाने के अवसरों हेतु एक निवेश की तरह है। यह महिलाओं को केवल वाणिज्य के लेख के रूप में प्रस्तुत करता है। पांचवा आता है महिलाओं के विरुद्ध अपराध।
कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देता है। इसमें भावनात्मक शोषण और चोट से लेकर मौत तक शामिल है। 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है, जेंडर एवं सेक्स में अंतर बताइए। इसमें जेंडर और सेक्स में अंतर बताने हैं। सेक्स प्रालिंग, जेंडर सालिंग। पहला है सेक्स जैविकीय या शारीरिक है। यह औरत और मर्द के जनन अंगों से स्पष्ट हो जाता है। स्त्रियां गर्भधारण करती हैं और बच्चों को दूध पिलाती हैं। जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक है। इसका संबंध पुरुषोचित स्त्रीयोचित गुणों, व्यवहार के तरीकों, भूमिकाओं आदि से है। दूसरा आता है सेक्स प्राकृतिक की देन है और सांस्कृतिक है, जिससे समाज बनाता है। तीसरा आता है सेक्स अस्थायी है। जेंडर परिवर्तनशील है। चौथा आता है हर जगह व समय शारीरिक रूप से स्त्री व पुरुष के वही अंग होते हैं। यह समय के साथ, सांस्कृतिक के साथ, परिवार और जाति के साथ बदल सकता है। जेंडर को बदला जा सकता है। पेपर थर्ड लिंग और विकास में 19 लघु उत्तरीय प्रश्न है। 10 लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें से 10वां प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग को परिभाषित करते हुए इसके सिद्धांत एवं स्तर बताइए। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का अर्थ। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की अवधारणा को पहली बार 1985 में नैरोबी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन में पेश किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता नीति में एक रणनीति के रूप में स्थापित किया गया। बाद में इसे सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया गया। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग नीति निर्माण के लिए एक दृष्टिकोण है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखता है। काउंसिल ऑफ यूरोप 1998 के अनुसार नीति प्रक्रियाओं का पुनः संगठन, सुधार, विकास और मूल्यांकन, ताकि सभी स्तरों पर और सभी चरणों में सभी नीतियों में सामान्य रूप से नीति निर्माण में लैंगिक समानता परिप्रेक्ष्य शामिल किया जा सके। लैंगिक समानता के मुद्दों को नीति निर्माण या परियोजना प्रोग्रामिंग के सभी चरणों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, लेकिन योजना के स्तर पर इसे ध्यान में रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब लाभार्थियों की समस्याओं, चिंताओं और जरूरतों की पहचान की जाती है और उन्हें संबोधित करने के तरीके परिभाषित किए जाते हैं। इसीलिए जेंडर विशेष और जेंडर प्रभाव जेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। सिद्धांत। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के 5 सिद्धांत हैं। पहला है लिंग संवेदनशील भाषा, मौखिक, गैर मौखिक पाठ, पोस्टर, फिल्म, विज्ञापन, इंटरनेट आदि। दूसरा है लिंग विशिष्ट डेटा संग्रह और विश्लेषण, सामाजिक आयाम जैसे कि उम्र, जातीयता, आय और शिक्षा का स्तर संभव हो प्रतिबंधित होने चाहिए। तीसरा आता है सेवाओं तक समान पहुंच एवं उपयोग। चौथा आता है निर्णय लेने में महिला और पुरुष का सामान्य रूप में शामिल होना। पांचवा आता है समान व्यवहार को एकीकरण किया जाना। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के 3 स्तर हैं। पहला है जेंडर संवेदनशील विश्लेषण और रणनीति योजना। दूसरा है कार्यान्वयन। तीसरा है लिंग संवेदनशील निगरानी और मूल्यांकन। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के थर्ड पेपर लिंग को विकास के 1 से लेकर 10 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।